दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि भारत में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास है। कुछ रिपोर्ट ये कहती है कि वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9 लाख एकड़ जमीन है। ये इतना ज्यादा जमीन है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे 3 बड़े शहरों को वक्फ प्रॉपर्टी पर बसाया जा सकता है। और यही नहीं, जो भारत का वक्फ बोर्ड है वो दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। मतलब इस्लामिक देश में जो वक्फ बोर्ड है उससे भी ज्यादा अमीर भारत का वक्फ बोर्ड है। इसमें कुछ धांधली हो रही थी, इसी चलते सरकार ने इसमें अमेंडमेंट की बात की। उसके बाद से ही भारत में कुछ लोग इसके अमेंडमेंट से बौखलाए हुए हैं। पक्ष और विपक्ष 2 गुटों में बटे हुए हैं। कुछ मुस्लिम तो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं और देश को जलाने तक की बात कह रहे हैं। लेकिन यहां सवाल यह आता है कि आखिर इस अमेंडमेंट में ऐसा क्या है जिससे लोग हंगामा कर रहे हैं। कुछ मुसलमान तो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ मुसलमान इसका समर्थन कर रहे हैं। आखिर इस अमेंडमेंट से हम आम भारतीयों को क्या फायदा, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। वक्फ बोर्ड के बदलाव को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल वक्फ एक अरबी भाषा का वकूफा शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब रोकना या ठहरना होता है। इस्लाम धर्म के मुताबिक अगर कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर दान देना चाहता है तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं, और उसी वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वक्फ प्रॉपर्टी का सबसे पहला उदाहरण जो कि इतिहास में मौजूद है, वो 600 खजूर के पेड़ के बाग को वक्फ किया गया था, ताकि जो मदीना में रहने वाले गरीब मुसलमान हैं उनको मदद पहुंचाया जा सके, जिससे मुस्लिम समाज में बराबरी आ सके। भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत से ही जुड़ा हुआ है। भारत में ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टी पर मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, मदरसे बनाए जाते हैं और कुछ वक्फ प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा भी है। इसमें बड़ा नाम गौसुद्दीन ओवैसी का है। जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था तो मुझे हैरान करने वाला डाटा दिखा। उस डाटा के अकॉर्डिंग ओवैसी के पास लगभग 3000 करोड़ की अवैध वक्फ संपत्ति है। वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करने में केवल ओवैसी का ही नाम नहीं है, बल्कि बहुत से नाम शामिल है। अब आप खुद सोचिए कि जो इंसान 3000 करोड़ की अवैध संपत्ति पर नजर जमा कर बैठा हुआ है तो उससे तो दर्द होगा ही ना। यही वो कुछ तमाम लोग हैं जो बाकी मुसलमानों को भड़का रहे हैं और सड़क पे ला रहे हैं। भारत में ऑफिशियल तौर से वक्फ का कानून पंडित नेहरू की सरकार ने 1954 में बनाया था। उनका कहना यह था कि जो आजादी के वक्त मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं, उनकी जमीन को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। लेकिन वही नेहरू जी को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनों की याद नहीं आई। फिर समय समय पर इस कानून में बदलाव किया गया और सबसे खतरनाक बदलाव साल 2013 में किया गया था। दरअसल साल 2013 में ही वक्फ बोर्ड में आर्टिकल 40 को जोड़ दिया गया था। कांग्रेस मोदी जी की पॉपुलैरिटी को देखकर यह बात जान गई थी कि अब हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड में आर्टिकल 40 को जोड़ देती है। और ये आर्टिकल वक्फ बोर्ड को इतना पावर दे दिया, इस आर्टिकल के मुताबिक कल को वक्फ बोर्ड आपके घर पे दावा ठोक देता है कि ये घर हमारी है, तो वक्फ बोर्ड को यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि ये जमीन उनकी है, बल्कि हमको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि वो जमीन हमारी है, वो भी साल भर के अंदर। और आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, बल्कि उन्हीं के कोर्ट में जाइएगा जिसे हम वक्फ ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, जहां पर जज भी मुसलमान होंगे, वकील भी मुसलमान होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जमीन वापस होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह सब करने से ना ही संविधान खतरे में आया और ना ही सेकुलरिज्म खतरे में आया। लेकिन उस वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करने से संविधान भी खतरे में आ जाएगा और सेकुलरिज्म भी खतरे में आ जाएगा। अब समझते हैं कि वो कौन से ऐसे बदलाव हैं जो सरकार ने इस अमेंडमेंट में किए हैं। वैसे तो कई बदलाव हैं, लेकिन मैं आपको मेन बताऊंगा। नंबर 1, जो नए बदलाव के कारण वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पर आर्टिकल 40 की मदद से दावा ठोक देता था, उस आर्टिकल को ही समाप्त कर दिया गया है। नंबर 2, अगर आपके घर पे वक्फ बोर्ड दावा कर देता था तो पहले रूल के मुताबिक आप वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हैं और वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। लेकिन नए नियम के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड आपके घर पे दावा भी कर देता है तो उस जिले का डीएम ये डिसाइड करेगा कि वो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं। और यही नहीं, अगर आप उस फैसले से नाखुश हैं तो आप उसे कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं। लेकिन पहले के नियम के मुताबिक जो वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला होता था वही फैसला अंतिम माना जाता था। नंबर 3, पहले कानून के मुताबिक जो वक्फ बोर्ड की कमेटी है उसमें कोई भी गैर मुस्लिम शामिल नहीं हो सकता था। लेकिन जब इसमें अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के मुताबिक अब इसमें 2 नॉन मुस्लिम को शामिल करना अनिवार्य हो गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, इसमें हमारे धर्म में इंटरफेयर किया जा रहा है। लेकिन यही वो लोग हैं जब हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व कुंभ का अध्यक्ष एक मुसलमान को बनाया गया। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो कुंभ का अध्यक्ष आजम खान को बनाया गया था, तो सब ये लोग मौन थे। लेकिन जब वही वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम को शामिल
शामिल करने की बात की जा रही है, तो यही लोग विरोध कर रहे हैं। यही है भारत का सेक्युलरिज्म। नंबर 4, नए बदलाव के कारण अब वक्फ बोर्ड की कमेटी में महिलाओं को भी जगह दिया जाएगा। पहले नियम के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड आपके घर पे दावा भी ठोक दे तो वक्फ बोर्ड को यह साबित नहीं करना पड़ता था कि ये जमीन उनकी है, बल्कि विक्टिम को ही साबित करना पड़ता था कि ये जमीन हमारी है। और यही सबसे बड़ा लूप होल है जिससे वक्फ बोर्ड जमीन को कब्जा करता था। आपके शहर और आपके गांव में कई एकड़ ऐसी जमीन होगी जो कि लवारिस पड़ी होगी। उस जमीन का कागज ना ही सरकार के पास है और ना ही उस गांव में रहने वाले लोगों के पास है। वहीं पर वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है और वक्फ बोर्ड उस जमीन पर नोटिस दे देता है। पहले नियम के मुताबिक अगर आप साल भर के अंदर उस नोटिस को चैलेंज नहीं करते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल में, तो वो जमीन अपने आप वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। और ऐसे करते करते न जाने वक्फ बोर्ड ने कितनी जमीन को कब्जा कर लिया है। अगर आप जंगल, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर एरिया पे जाइएगा तो वहां पर आपको इलीगल मजार मिल जाएगी। और यही वो मजार है जिससे वक्फ बोर्ड ये दावा कर देता था कि ये जमीन हमारी है और वो कब्जा कर लेता था। अब आप ये सोच रहे हैं कि आखिर इस एक्ट से भारतीय मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं और क्यों सड़कों पे आ रहे हैं, तो इसका सबसे सरल उत्तर है कि उनको कुछ मौलाना और चंद नेता उनको भड़का रहे हैं। आप याद करिए कि जब देश में सीए का माहौल चल रहा था तो कुछ मौलाना और कुछ बड़े नेता कैसे लोगों को भड़का रहे थे कि अगर सीए आएगा तो भारतीय मुसलमान की नागरिकता चली जाएगी। इसीलिए देश में एक बड़ा हिंसा हुआ था, शाहीन बाग, आपको याद नहीं होगा। और ठीक ऐसा काम अभी किया जा रहा है। कुछ मौलाना और नेता लोगों को भड़का रहे हैं कि अगर ये कानून पास हो जाएगा तो हमारी मस्जिदें छीन जाएगी, हमारे मदरसे छीन जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान छीन जाएंगे। और ये भड़काऊ बयान देकर वो मुसलमानों को भड़काकर सड़क पर लाकर हिंसा भड़काने चाहते हैं। मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा है आप बिल्कुल सत्य कहा है, चाहे आप जाकर फैक्ट चेक कर लेते। अगर मैं आपको झूठा फैक्ट दिखाकर आपको मैनिपुलेट करता तो वो कम्युनिटी के लोग मुझे जरूर कुछ ना कुछ सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के चलते आपको मैनिपुलेट नहीं, आपको सच्चाई बता रहा हूं। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।